नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब चैनल में। और इससे पहले वाले एपिसोड में हमने 50 क्वेश्चन देखे थे टेस्ट नंबर 4 के। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सोने से पहले इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, एक डोज की तरह काम कर सकते हैं। ठीक, तो किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आसान सा सवाल है, कई बार रिपीट हुआ है। समुद्रगुप्त। किसने कहा था? अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या कहेंगे? विंसेंट स्मिथ ने कहा है। ये बात किसने कही है इनके बारे में? अंग्रेज इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने कही है ये बात समुद्रगुप्त के बारे में। ये क्या है? भारत के नेपोलियन। कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत करी? नो डाउट, अकबर। इसमें जात और सवार नाम का जो रैंक है ये कब ऐड किया था? तब हो जाएगा आंसर 1595। ओके। 53वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का एक मुख्य कारण क्या था? पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत, सती प्रथा का उन्मूलन, व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? जी नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी ने स्टार्ट किया था 1548 से लेकर 1848 से लेकर 1856 के बीच में। वैसे कारण विद्रोह का सिर्फ एक नहीं है, इसमें पीछे ये जो 100 साल हैं अंग्रेजों के, उसको पूरा कारण माना जाता है। ठीक, ये वन ऑफ द था। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख परिणाम क्या था? कंपनी के शासन का अंत हुआ है। ठीक है, 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको पता ही होगा। और इसके बाद भारत को क्राउन के अधीन रख दिया गया, है ना। और पहले जो बनते हैं वाइस रॉय कहा जाने लगा है अब लॉर्ड कैनिंग। ओके, आसान सवाल। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान मराठा पेशवा कौन था? अब ये थोड़ा सा अटपटा सवाल है। देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत औरंगजेब की मृत्यु के साथ हो चुकी थी, जो लगभग 150 साल तक चलती रही। और अंततः 1857 के बाद मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो इसका आंसर क्या बताएंगे आप? बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक थे। बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं सही नहीं मानता। ठीक है, ये लगभग सारे ही थे ये, है ना। तो उसको छोड़िए 55 वाले को। भारतीय, हाँ ये जरूर याद कर सकते हैं कि बाजीराव प्रथम के समय, बालाजी विश्वनाथ के समय मुगल बादशाह कौन था? इसको जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक, या जब तीसरा पानीपत का युद्ध होता है उस समय मुगल बादशाह कौन था और उस समय पेशवा कौन था? ठीक, ये आप याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथ यानी कि लेफ्टिस्ट का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नाम सुना होगा आपने। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी ताशकंद में एमएन रॉय के द्वारा। और 1925 में भारत में भी हुई थी सत्यभक्त के द्वारा कानपुर में। ये थी वामपंथी यानी कि लेफ्टिस्ट पार्टी है ये। 57, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भारत को एक मुस्लिम राज्य बनाना? हरगिज नहीं। ऑटोमन साम्राज्य और खलीफा की रक्षा करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, या उपरोक्त सभी? इस ऑप्शन के बजाय अगर कुछ और होता तब तो उपरोक्त सभी हो जाता, लेकिन ये है ही नहीं तो उपरोक्त सभी हो नहीं सकता। फिलहाल इसका आंसर क्या है? बी, ऑटोमन साम्राज्य और खलीफा की रक्षा करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों पैरेलल चल रहे थे। इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि एपिसोड है ये। निम्नलिखित में से कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नहीं थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या रानी गौडीलिन्यू? कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नहीं थे? देखिए, महात्मा गांधी तो बिल्कुल थे, उन्हीं के उसमें हुआ। जवाहरलाल नेहरू ये भी शामिल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे। रानी गौडिल्य को हम यह इसलिए कहकर नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये नागा महिला है, लेकिन ये समय उन्हीं के मतलब उसी दौरान का है। ये रानी की उपाधि किसने दी है इनको? जवाहरलाल नेहरू ने, याद होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने किसके बाद बंद कर दिया था? बेहद आसान सा सवाल। जलियांवाला बाग 1919 का है। चौरी चौरा घटना 1922 की है। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1927-28 है। तो ये तो हो नहीं सकता, तो आंसर इसका क्या होगा? चौरी चौरा घटना 1922 फरवरी वाला, आपको याद होगा चौरी चौरा
गोरखपुर के पास एक जगह है जहाँ पर कुछ लोगों ने शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस फायरिंग की वजह से कुछ लोग मारे गए। भीड़ उत्तेजित हो गई। उत्तेजित भीड़ ने चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। लगभग 15-16 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। गांधी को लगा कि इसमें हिंसा आ चुकी है। गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, विथड्रॉ कर लिया। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान निम्नलिखित में से कौन एक खगोल शास्त्री था? अच्छा क्वेश्चन है। राजा टोडरमल, राजा मान सिंह और बीरबल, ये तीनों तो अकबर के समय के हैं, है ना। तो इसका सीधा आंसर क्या है? राजपूत शासक सवाई जयसिंह, जो आप जंतर मंतर जिसको कहते हैं, वो इन्होंने ही स्थापित किए थे। ठीक। 61, भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छा मानूंगा। चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। सदस्यों की बात हो रही है, सदस्यों की, तो इसका आंसर क्या होगा? 62 या 6 ईयर, जो पहले हो। 61 का भी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्तियां मुख्य रूप से अधिकतर जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री किसी की नियुक्ति नहीं करता है। ठीक। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आसान सा सवाल, क्योंकि हमको पता ही है कि भारत का जो संविधान है उसके कई सारे फीचर्स हमने विदेशों से बोरो किए हैं। तो आयरलैंड से क्या लिया है हमने? DPSP। 64, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में किसका प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है? चुनाव का संचालन, मतदाताओं की योग्यता, मतदाता सूची की तैयारी, सरकारी कर्मचारी का वेतन नहीं होता इसमें। ठीक। 64 का D। NGO मुख्य रूप से किस स्रोत से वित्त पोषित होते हैं? कर, निजी दान और अनुदान से। सरकारी बजट से तो हो नहीं सकते, व्यवसायों से प्राप्त लाभ से भी नहीं हो सकते, तो इसका क्या नाम है? आंसर निजी दान या अनुदान होगा। स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG आमतौर पर निम्न से मिलकर बने होते हैं: उच्च आय वर्ग के पुरुष, निम्न आय वर्ग की महिलाएं, मध्यम आय वर्ग के बच्चे या उच्च आय वर्ग के बुजुर्ग लोग। इसमें आती हैं निम्न आय वर्ग की मुख्य रूप से महिलाएं आती हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये मेंस का टॉपिक है वैसे UPSC का, फुर्सत में इसको पढ़िएगा। ठीक है, कि किस प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप में भारतवर्ष के सभी मतलब जो इस वर्ग की जो महिलाएं हैं उन्होंने किस तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया है। इनका लिंकेज बैंकिंग सिस्टम से भी हो जाता है, और कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं महिलाएं इस प्रकार के संस्थानों में या समूहों में। वेरी इंपॉर्टेंट। किसी कंपनी के दृष्टिकोण से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य क्या है? इंग्लिश पढ़ेंगे इसको। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू कंपनीज उनके मुनाफे को अधिकतम करने से, सरकार को कर देने से, उनकी वृद्धि में निवेश करने से, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों में योगदान करने से। इसका आंसर है D। अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की एक अनूठी विशेषता क्या है? इसके अंतर्गत प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति दी गई है। इसके अंतर्गत मतदाताओं को अनिवार्य बनाया गया है, इसके अंतर्गत ऑनलाइन वोटिंग का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की अनुमति दी गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर इसका है A, प्रॉक्सी वोटिंग। प्रॉक्सी वोटिंग जैसे मान लीजिए कि आप अर्धसैनिक बल में हैं, पुलिस बल में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 18 साल से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, तो आप इसके जरिए वोटिंग कर सकते हैं, है ना। तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से वोट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉक्सी वोटिंग या माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपना वोट जिसी भी पार्टी को देना चाहें दे सकते हैं। ठीक। प्रॉक्सी वोटिंग के बारे में विशेष रूप से अलग से चर्चा की जाएगी। ठीक, अभी समय ज़्यादा नहीं है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली है? USA से ली है। 69 का A, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये UK है इसका आंसर, सॉरी। ठीक है, 69 का B। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ये लिया गया USA से। ठीक है ना। 71, मध्यकाल में, अच्छा ये आ गया गढ़वाल, ये उत्तराखंड के क्वेश्चन आ गए। मध्यकाल में गढ़वाल क्षेत्र पर किस राजवंश का शासन था? शाह राजवंश का शासन था। 71 का, सॉरी
मध्यकाल में गढ़वाल क्षेत्र में परमार वंश का शासन था। गढ़वाल के परमार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल। 72 का बी। उत्तराखंड में किस सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य अरे तो चिपको आंदोलन हो गया, पता ही होगा आपको। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल भोंगड़ा। जाहिर सी बात है, बाकी सारे नाम यहाँ के नहीं है। 74 का ए। 75 उत्तराखंड में किस कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के निवासियों को निःशुल्क सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है? अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। 75 का ए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई शुरू गई योजना का नाम क्या है? समाज कल्याण योजना। आसान आंसर। परमार वंश की राजधानी क्या थी? आसान है, श्रीनगर। जब उत्तराखंड अलग राज्य बना तो उसका मूल नाम क्या था? उत्तरांचल। बहुत ही सरल क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे शेर गढ़वाल के नाम से जाना जाता था? इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वीरचंद सिंह गढ़वाली, गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे या इनमें से कोई नहीं? शेर गढ़वाल। वीरचंद सिंह गढ़वाली का नाम आपने सुना होगा। ठीक, यही इनका आंसर है इसका। उत्तराखंड में कौन सा स्थान मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता है? चोपता। उत्तराखंड में कुमाऊं भूमि सुधार का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? जमींदारी प्रथा को खत्म करना, आदिवासी समुदाय को भूमि अधिकार प्रदान करना, वन संसाधनों के उपयोग को विनियमित करना या कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना? तो इसका आंसर होगा जमींदारी प्रथा को समाप्त करने से। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ये कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। बी इसका आंसर। ठीक, युवाओं को पर्यटन क्षेत्र में अपना उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू की गई कौन सी नीति राज्य में आईटी उद्योगों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? जाहिर सी बात है, आईटी पॉलिसी। जब उत्तराखंड को पॉलिथीन मुक्त राज्य घोषित किया गया था तब वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरीश रावत, विजय बहुगुणा, रमेश पोखरियाल? त्रिवेंद्र सिंह रावत इसका सही आंसर है, लेकिन पॉलिथीन मुक्त अभी राज्य हुआ नहीं है। ठीक है, और ना होगा शायद। जिस तरीके से गवर्नमेंट की लुंज पुंज जो वो है ना पॉलिसी, क्योंकि पॉलिथीन जहाँ बनती है वहाँ पर कोई नियंत्रण नहीं है ना। अगर वहाँ नियंत्रण हो जाएगा तो मार्केट तक पहुँचेगा कैसे? सिंपल सी बात है। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना का उद्देश्य किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, है ना, या मुख्यमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना? यही इसका आंसर है, 85 का डी। उत्तराखंड में वन पंचायत प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था स्थानीय समुदायों को वनों पर नियंत्रण के अधिकार देना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वन पंचायत में भी महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलता है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। उत्तराखंड की भूमि प्रबंधन प्रणाली के संदर्भ में सोयम वन क्या है? सोयम, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है सोयम वन के बारे में। स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित वन भूमि को सोयम कहा गया है। सोयम वन क्या होते हैं, पढ़िएगा इसको अलग से। उत्तराखंड में भूमि प्रबंधन के संदर्भ में केसरे हिंद क्या था? बहुत शानदार क्वेश्चन। एक प्रकार की कृषि भूमि, एक प्रकार की वन भूमि, अंग्रेजों के शासन के दौरान उनके स्वामित्व वाली भूमि, ग्राम समुदायों के नियंत्रण में भूमि। केसरे हिंद की उपाधि किसने ली थी? महारानी विक्टोरिया ने। ठीक। क्राउन लैंड किसको कहते हैं? हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, इंडियन हिस्ट्री में, जो राजा के नियंत्रण में हो। तो केसरे हिंद भी कहाँ से लिया गया होगा? किसके लिए? अंग्रेजों के शासन के दौरान उनके स्वामित्व वाली भूमि को क्या कहा गया है? केसरे हिंद। अच्छा क्वेश्चन है। 89 उत्तराखंड की भूमि प्रबंधन प्रणाली के संदर्भ में नजूल क्या है? इस पे भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं वैसे, है ना। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान उनके स्वामित्व वाली भूमि नजूल हो सकती है? नहीं, इस क्वेश्चन को छोड़िए, गलत है ये। आगे बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था क्या थी? किसानों से कर एकत्र करने की एक प्रणाली,
ग्रामीण क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था लागू करने के लिए समर्पित प्रणाली, भूमि रिकॉर्ड और विवादों के प्रबंधन से समर्पित प्रणाली, व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने के लिए समर्पित प्रणाली। वैसे ये काम दोनों उन्हीं के काम थे वैसे, लेकिन असली काम इनका था भूमि रिकॉर्ड और विवादों के प्रबंधन से समर्पित प्रणाली थी ये। उत्तराखंड के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? देहरादून। मैं कह रहा हूँ आपसे, लिटरेसी रेट और जो सेंसस जो हुआ था 2011 का, उसको एक बार पढ़ के जाइएगा, किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। आंसर इसका देहरादून है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर, जाहिर सी बात है कि देहरादून ही होगा। उत्तराखंड के किस जिले में कृषि हेतु प्रयुक्त भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार या पौड़ी गढ़वाल? इसका आंसर है हरिद्वार। अच्छा क्वेश्चन। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों के सामने मुख्य चुनौती क्या है? आधुनिक कृषि उपकरणों का अभाव, जाहिर सी बात है। छोटी और खंडित भूमि जोत यानी कि लैंड होल्डिंग काफ़ी कम है। बाजारों तक पहुंच भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चुनौती मानी जाती है, जिसके लिए उत्तराखंड काफ़ी प्रयास कर रही है। आंसर इसका होगा उपरोक्त सभी। कौन सी सरकारी योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाता है? अच्छा क्वेश्चन। परंपरागत कृषि विकास योजना, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 95 का बी। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी यानी कि एल्यूवियल सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट यही मानी जाती है। बाकी जो लेटराइट मिट्टी है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी उत्तराखंड में होती ही नहीं है, कहीं कहीं पर होती है जरा सी। कौन सी? काली मिट्टी। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? इसके आंसर में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, या तो ये चाय हो सकता है या गन्ना। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप अपने स्तर से इसका आंसर खोजिएगा 97 का। उत्तराखंड के वनों को प्रभावित करने वाली प्रमुख मानव निर्मित आपदा कौन सी है? मानव निर्मित आपदा, मानव निर्मित आपदा तो लगभग सारी ही हैं ये, लेकिन जंगल की आग को सबसे अधिक माना जा सकता है, साथ ही साथ वनों की कटाई को भी। ठीक, लेकिन इसका आंसर आप बी मानिएगा। जलवायु परिवर्तन का उत्तराखंड के जल संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बर्फबारी में कमी हो रही है, हिमनदों को पीछे हटना, इसको कहते हैं श्रिंकिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, वर्षा पैटर्न में परिवर्तन, उपरोक्त सभी हो रहा है। उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों में किसानों की आम समस्या क्या है? सभी समस्याएं हैं ये। बाजारों तक पहुंच मुश्किल है, लघु और खंडित भूमि जोत, आधुनिक कृषि उपकरणों का अभाव, उपरोक्त सभी। तो ये रहे 50 क्वेश्चन, और एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है एक आध क्वेश्चन का आंसर इसमें गलत हो गया हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन जो क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है उसको आप अपने स्तर से खोजने का प्रयास कीजिएगा और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। लास्ट आवर्स में की गई पढ़ाई भी कभी कभी बहुत काम की आ जाती है। ठीक है, तो लगे रहिए अंतिम आवर तक, और कल देखते हैं कल क्या करना है। मिलते हैं कल। थैंक यू एंड टेक केयर।